मैं अभी कुँवारी लड़की हूँ लेकिन 5 बार प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ। अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है। ये राज जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएँगे। एक दिन मेरी शादी हो गई। जब मैं 6वीं बार प्रेग्नेंट हुई तो फिर कुछ ऐसा हुआ जो मेरा राज़ खोलकर मेरे पति के सामने आ गया। मेरी पति ने मेरे साथ जो किया उससे तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि मेरा पति तो मेरा नाम नेहा है। मैं एक बहुत ही अच्छे घर से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरे घर में मैं और मेरी मम्मी-पापा रहते हैं। हम अपने परिवार में बहुत खुश थे। एक दिन कुछ अचानक ऐसा हुआ जो सब कुछ बर्बाद होकर रह गया। मैं और मेरी मम्मी-पापा हम तीनों लोग शॉपिंग मॉल में घर वापस आ रहे थे। तभी अचानक रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और मौके पर ही मेरी मम्मी-पापा का देहांत हो गया और मेरी भी बहुत हालत गंभीर हो गई। मैं अस्पताल में एडमिट थी। जब मुझे होश आया तो मैं सिसकती हुई अपनी मम्मी-पापा को पूछने लगी कि मेरे मम्मी-पापा कहाँ हैं? मैं अपनी माँ और पापा के बिना 1 मिनट भी नहीं रह सकती थी, क्योंकि वे दोनों लोग मुझे बहुत प्यारे करते थे। मेरा बहुत अच्छे से देखभाल करते थे। हर वक़्त मेरी छोटी से छोटी ख्वाहिश को पूरा करते रहते थे। लेकिन मुझे क्या पता था कि एक छोटी-सी हादसा मेरे सब कुछ बर्बाद कर देगा। मैं जब 12 साल की थी तब मैं स्कूल जाती थी, तो मेरी मम्मी समझाती हुई कहने लगती कि देखो, स्कूल में किसी से भी शरारत मत करना और हाँ, लड़कों से तो एकदम ही दूर रहना। टिफ़िन टाइम पर खा लेना और अच्छे से ध्यान लगाकर पढ़ना। सीधे स्कूल जाना और सीधे ही वापस घर चली आना। मेरी मम्मी हर एक छोटी-सी छोटी बातों को समझाती रहती थी। क्या सही है, क्या गलत है, लेकिन मुझे क्या पता था कि एक पल में ही मेरा सब कुछ बिखर कर ख़त्म हो जाएगा। आज मेरे पापा जॉब से घर वापस आए तो आज उन्हें कंपनी में से कुछ पैसे एडवांस मिले थे, जो मेरे पापा घर पर आते ही हम लोग से कहने लगे कि ठीक है, जल्दी से तैयार हो जाओ, आज हम शॉपिंग करने चलते हैं, जिसको जो सामान चाहिए वे अपना-अपना ले ले। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि मेरा बहुत मन था कि मैं अपने लिए कुछ अच्छा-सा ड्रेस वगैरह खरीद लूँ, तो मैं जल्दी से फटाफट तैयार होने के लिए चली गई। मम्मी तो भी तैयार हो गई। अब हम दोनों लोग पापा के साथ घर से निकले और सीधे शॉपिंग मॉल पहुँच गए। बहुत अच्छे से शॉपिंग कर लिया। जब हम लोग शॉपिंग करके वापस लगे तो अचानक से रास्ते में हम तीनों का एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद से मुझे कुछ भी नहीं पता है। जब मुझे होश आया तो मैं अपने मम्मी-पापा के बारे में पूछने लगी कि मेरे मम्मी-पापा कहाँ हैं? मैं चीखने लगी, चिल्लाने लगी तो अचानक से ही डॉक्टर मेरे पास आए और कहने लगे कि तुम आराम करो और तुम्हारे रिश्तेदार में कौन-कौन है, तुम नंबर दे दो, मैं उन्हें बुला देता हूँ। उनके मुँह से ऐसी बातें सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं चीखती हुई डॉक्टर साहब से पूछने लगी कि आप बताइए, मेरे मम्मी-पापा कहाँ हैं? तो डॉक्टर ने सिर झुकाकर कहने लगे कि तुम्हारे मम्मी-पापा के तुरंत ही मौत हो गई, बस तुम ज़ख्मी थीं, कुछ लोग तुम्हें यहाँ लेकर आए हैं। ये बात सुनकर मैं चीखने और चिल्लाने लगी, फ़ौरन बिस्तर पर गिर गई और फिर मुझे कितने दिनों तक होश नहीं आया, ये सब तो मुझे मालूम नहीं है। जब होश आया तो एक औरत मेरे पास आई और वे मुझे अपने घर लेकर गई, और वे औरत कौन थी मुझे खुद नहीं पता था, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत गंभीर थी और मुझे कुछ नहीं पता था कि वे औरत कौन है और मैं किसके घर रहने के लिए आई हूँ। बस मैं खोई-खोई सी रहती थी और बेड पर ही बैठी रहती थी। एक दिन वे औरत मेरे पास आई और कहने लगी कि बेटी, ये खा लो। जब औरत मेरे पास आती तो मैं चीखने और चिल्लाने लगती कि तुम कौन हो, मेरे पास से दूर हो जाओ, मुझे कुछ भी नहीं खाना, और मैं बेड का सारा बिस्तर इधर के उधर फेंकते हुए सब कुछ बिगाड़ देती। एक दिन उसका बेटा मेरे पास आया और मुझे ज़ोर से चाटा मारा और कहने लगा कि तुम्हें ज़रा भी तमीज़ नहीं है, मेरी माँ तुम्हें अस्पताल से लेकर आई और खाना तुम्हें देने के लिए आई है, और इस पर तुम चीखने चिल्लाने लगी। जब मेरी माँ ने मुझे डांटते हुए देखा तो माँ मेरे पास आई और मुझे एक थप्पड़ मारते हुए कहने लगी कि आज के बाद उस तरीके से डांटते हुए मैंने तुम्हें देखा तो फिर खैर नहीं। मेरी माँ रोते हुए खाने का प्लेट उठाई और कमरे से बाहर चली गई। वे लड़की एक तरफ मायूस होकर बैठ गई। अब मैं नेहा के पास गई और उसे समझाने लगी कि देखो, तुम अच्छे से रहा करो, लेकिन वे फिर भी चिल्लाते हुए कहने लगी कि मुझे अपनी मम्मी-पापा के पास जाना है। मेरी मम्मी-पापा कहाँ हैं? अब मैं उसे कैसे बताऊँ कि उसके मम्मी-पापा का देहांत हो गया है और तबीयत खराब होने की वजह से उसे कुछ
कुछ भी याद नहीं है। मैं उसे उसी कमरे में छोड़कर अपने कमरे में चला गया। मेरी माँ मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी, देखो बेटा, उसकी तबीयत बहुत ख़राब है। डॉक्टर ने कहा है कि अगर उसे हमें सही करना है तो उसी के मुताबिक हमें रहना होगा। वे जो कहेगी हमें वही करना होगा। इसीलिए हम उसको डांट नहीं सकते हैं, बस केवल उसे प्यार से समझा सकते हैं और उसे हर एक चीज़ सिखा सकते हैं, क्योंकि उसकी दिमागी हालत भी कुछ ठीक नहीं है। मेरी माँ कहते कहते उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे और मैं बोला, माँ आप फिक्र ना करें, वे बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अभी हम दोनों यही सब बातें कर रहे थे कि किचन से बर्तनों की आवाज़ आई। फिर फ़ौरन मैं और मेरी मम्मी किचन की तरफ चले गए। किचन के तरफ जाकर हम दोनों ने जो देखा उसे देखकर हम थोड़ा सा खुशी मिली, क्योंकि वे जो खाना धुल कर छोड़ दी थी वही खाना खा रही थी। हम लोग वहीं पर उसे छोड़कर अपने अपने कमरे में चले गए। थोड़ी देर के बाद वे लड़की मेरे कमरे में आई और कहने लगी कि मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं, मेरी मम्मी पापा कब आएंगे। उसकी ऐसी हालत देखकर तो ऐसा लगता था कि जैसे उसके दिमागी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, थोड़ा थोड़ा पागल का असर भी हो गया था। फिर हमने उसे समझाया हुआ कह दिया कि तुम्हारे मम्मी पापा कुछ दिनों के लिए कहीं दूर चले गए हैं, इसीलिए तुम हम लोगों के पास रहो। अब उसे अभी नहीं पता था कि मेरी माँ उसकी मौसी है और मैं उसका भाई हूँ। फिर नेहा कहने लगी, वे औरत कहाँ है। मैं उसे समझाते हुए कहा कि वे औरत तुम्हारी मासी है, तुम उसे मासी कहा करो। मेरी बात सुन के कहने लगी कि मासी कहाँ है। मैंने उसे बगल के कमरे का रास्ता बता दिया कि ठीक है। नेहा मम्मी के कमरे में चली गई। अब धीरे धीरे नेहा को भी हम लोग समझाए बातों पर थोड़ा थोड़ा असर आने लगा था, नहीं तो कुछ भी कहने से पहले ही पूरे घर को अपने सर पर ले लेती थी। अब धीरे धीरे हम लोगों के घरों में सुधार भी आ गया था। मेरी मम्मी एक दिन मुझसे कहने लगी कि ले जाओ नेहा को कहीं बाहर घुमा लाओ, थोड़ा बहुत घूमेगी तो इसकी तबीयत ठीक होगी। मैं भी कह दिया कि ठीक है मम्मी, मैं इसे लेकर जाता हूँ और कहीं घुमा कर ले आता हूँ। मैं नेहा को लेकर पार्क में चला गया। नेहा बहुत ही खूबसूरत लड़की थी, लेकिन उस दिमागी हालत ख़राब होने की वजह से वे अपना ठीक से देखभाल नहीं कर सकती थी। कैसे रहना है, कैसे खड़ा होना है, कैसे कपड़ा पहनना है, वे सब मुझे और मेरी मम्मी को ही देखना था। फिर अचानक से पार्क में आइसक्रीम वाला दिख गया और वे सर पटक पटक के कहने लगी कि मुझे आइसक्रीम चाहिए, मुझे आइसक्रीम चाहिए। मैं भी उसे वहीं पर बैठा दिया और उससे कहा कि यहीं पर बैठे रहना, मैं अभी तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेकर आता हूँ। जैसे ही मैं आइसक्रीम लेने गया और वापस आया तो मेरे होश उड़ गए। मुझे क्या पता था कि मैं आइसक्रीम लेने जाऊँगा और फिर ये सब कुछ हो जाएगा। अगर मुझे पहले ही पता होता तो मैं उसे अपने साथ लेकर जाता। अब मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया था। जब मैं वापस आया तो वहाँ पर नेहा नहीं थी। अब मैं पूरे पार्क में इधर उधर तलाश करने लगा, लेकिन मुझे कहीं भी नहीं मिली। अब मैं बहुत ज़्यादा डरने लगा था कि आखिर नेहा गई तो कहाँ गई। वे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, इसीलिए मुझे बस एक ही चीज़ का डर था। वैसे ही उसका दिमाग सही नहीं था, लेकिन मेरे मन में बहुत ही अजीब अजीब ख्याल आने लगे, क्योंकि मेरी मम्मी उसकी ज़िम्मेदारी मुझे देकर बाहर घुमाने के लिए भेजती थी। अगर उसे कुछ हो जाए तो मेरी मम्मी भी जीते जी मर जाएंगी, क्योंकि नेहा की मम्मी पापा के मरने के बाद बस हमें दो लोग थे जो उसकी परवरिश कर सकते थे। हम लोगों से उसकी तस्वीर देखकर उसे उससे पूछने लगे कि अपने इस लड़की को इधर से जाते हुए देखा है, लेकिन वे लोग देखकर ही कहने लगे कि नहीं, मैं तो इसे नहीं देखा। अब मैं पूरी तरह से बहुत ज़्यादा घबरा गया था और कम से कम 3-4 घंटा हो गया और मुझे नेहा नहीं मिली। अब मैं रुआसी होकर घर वापस लौटने लगा तो जो मंज़र मेरे सामने था उसे देखकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। ये देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आखिर ये सब क्या हो गया? आखिर नेहा ऐसे क्यों खड़ी है? आखिर उसके साथ हुआ क्या है? मैं तो पूरी तरह से घबरा गया था। मैं फ़ौरन इस नेहा के पास गया और उसे पूछने लगा कि नेहा ये सब क्या है? अब नेहा बेचारी, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। उसे क्या पता होगा कि
उसके साथ क्या हुआ है और एक औरत उसके पास खड़ी थी। मैंने उससे पूछा कि आखिर ऐसा क्या हुआ, इसके कपड़े क्यों फटे हुए हैं। फिर औरत मुझे डांटते हुए कहने लगी कि ये तुम्हारे घर की, जब तुम जानते हो कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम इसको अपने साथ नहीं रख सकते थे। वे औरत मुझे चीख चीख कर डांटने लगी। जो बात बोली उससे तो मेरे कान के पर्दे ही फट गए। औरत कहने लगी कि इसके साथ दो मेल जोल कर जबरदस्ती किया है। वे तो ठीक है कि मैं अचानक से पहुंच गई, वे लोग मुझे देखकर डर के भाग गए, नहीं तो पता नहीं इसके साथ क्या क्या आगे होता। इस बेचारी को तो ऐसे ही दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसे क्या पता रहेगा कि इसके साथ क्या हो रहा है, गलत हो रहा है या अच्छा हो रहा है। तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसे तुम ठीक से रखो। और औरतें मुझे समझाते हुए वहाँ से निकल गईं। अब मैं उसे घर लेकर वापस आया और अपनी माँ से कुछ नहीं कहा, नहीं तो मेरी माँ परेशान हो जाती और मेरे ऊपर से भरोसा भी उठ जाता, क्योंकि मेरी माँ बड़े विश्वास से कह रही थी, भेजती थी कि इसकी पूरी तरीके से ध्यान रखना और इसे घुमा कर लाना। मेरी एक लापरवाही की वजह से इसके साथ बहुत ही गलत हरकत हो गया। अब मुझे नहीं पता था कि वे लोग कौन थे। अब नेहा और भी ज़्यादा मायूस रहने लगी थी। माँ मुझे कहती कि पता नहीं नेहा को क्या हो गया है, कि वे अचानक से बहुत खोई खोई सी रहती है। अब मैं माँ को कैसे बताता कि उसके साथ बहुत ही गलत काम हुआ है। अब मैं ये सब बात भी नहीं बता सकता था। मैंने माँ से कहा इसका वैसे ही तबीयत ख़राब है, इसीलिए वे ज़्यादा खोई खोई सी रहती है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। एक दिन उसकी तबीयत अचानक से थोड़ा ख़राब लगा तो मैं उसे फ़ौरन अस्पताल लेकर चला गया। माँ घर पर नहीं थी, वे किसी काम से बाहर गई हुई थी, इसीलिए मैं उसे अकेले ही अस्पताल लेकर चला गया। जब अस्पताल पहुँचा तो उसे लेडी डॉक्टर के पास एडमिट करा दिया। थोड़े ही देर के बाद डॉक्टर बाहर निकले और जो बात बोली, इससे सुनकर मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि नेहा के साथ इतना गलत हुआ है। अब मुझे खुद से भी बहुत ज़्यादा नफरत होने लगी। मैं एक लड़का था, आखिर उसकी देखभाल कैसे ना कर सका। डॉक्टर निकली और कहने लगी कि एक तो इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है और इसके साथ 5 लोगों ने गलत काम किया है। आखिर तुम लोग इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो। इसकी तो हालत पहले से ही इतनी ख़राब है और ऊपर से प्रेग्नेंट हो गई है, अब वे बच्चे को कैसे जन्म देगी। अब तो ये बात सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा। अब मैं माँ से ये सब बातें कैसे बता सकता था, आखिर में कब तक छुपाता। एक ना एक दिन तो माँ को ये सारी बातें पता चल जाती। अब मैं सोचते हुए नेहा का हाथ पकड़कर उसे घर वापस ले आया कि अचानक में फिर हम दोनों एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। मैं और नेहा रोड पर बेहोश होकर गिर गए। जब होश आया तो मैं और नेहा करीब के पास में ही अस्पताल में भर्ती थे। नेहा को भी अब याद आ गया था। वे मेरे पास आई और कहने लगी कि भैया मेरी मम्मी पापा कहाँ हैं, उन लोगों के साथ क्या हुआ। तो मैं उसे कहने लगा कि तुम्हारे मम्मी पापा का देहांत हो गया है और मैं और तुम्हारी मौसी हम तुम्हें अपने घर लेकर चले आए। अब हम दोनों घर वापस चले गए और नेहा भी अपनी मौसी के गले लगकर चीख चीख कर रोने लगी। मेरी माँ भी उसे समझाते हुए कहने लगी कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मासी हूँ, तुम्हारी माँ के बराबर हूँ, मैं तुम्हें कभी कोई तकलीफ़ नहीं होने दूँगी, अपनी बेटी से बढ़कर तुम्हें मानूंगी, मैं हूँ, सब ठीक हो जाएगा। दोनों की बातें सुनकर बहुत ही खुश था, लेकिन अचानक से मेरे दिमाग में उसकी प्रेगनेंसी की बात याद आ गई। अब मैं अपनी माँ से कैसे बताऊं कि नेहा के साथ क्या हुआ था। मैं बहुत डरा डरा सा रहने लगा। फिर एक दिन सब अपने अपने कमरे में सो रहे थे कि अचानक से उसकी उल्टी आने की आवाज़ आने लगी। मैं दौड़ता हुआ उसके पास गया और वे उल्टी कर रही थी। उसे खुद ही नहीं पता था कि उसके साथ क्या हुआ है, क्योंकि जब उसका याददाश्त चला गया था तब उसके साथ ये सब कुछ गलत हुआ था। लेकिन जब अब उसकी याददाश्त आ गया है तो उसे खुद भी नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ है। अब मैं अपनी माँ से कैसे बताऊं कि अब धीरे धीरे 3 से 4 महीना हो गया था। फिर मैं माँ से फ़ौरन कहने लगा कि माँ इसकी शादी
कर दो जितना जल्दी हो सके, हम इसकी शादी कर देते हैं। मेरी माँ मुझे कहने लगी कि अभी तू ये क्या कह रहा है, ये फ़िलहाल 16 साल की हुई है, अब हम धीरे धीरे इसका रिश्ता तलाशना शुरू कर देंगे। लेकिन मैं गुस्से से बोला कि माँ इसकी जल्दी शादी कर दो। मैं अपनी बेटे की ऐसी बात सुनकर बहुत परेशान सी हो गई। आखिर मेरा बेटा इतनी जल्दी में क्यों था। फिर मैं बोली, बेटा ऐसे ही थोड़ी ना कर देंगे उसकी शादी, अच्छे घर खानदान देखेंगे फिर उसकी शादी करेंगे। शादी करने के लिए हम व्यवस्था भी तो करना ज़रूरी है। हम पता करेंगे लड़के के वाले कैसे हैं, तभी तो अपनी इतनी प्यारी सी गुड़िया की शादी करेंगे। मैं नेहा को अपनी बेटी की तरह ही मानती थी, लेकिन फिर अचानक से मुझे याद आया कि मेरा बेटा ऐसी बातें क्यों कर रहा है कि जितनी जल्दी हो सके उसकी शादी कर दो। मैंने उससे पूछा कि आखिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, आखिर क्या बात है, मुझे सच सच बताओ। फिर उसने वे सारी बातें बताई जो उसके साथ हुआ था, उसके साथ क्या क्या हुआ था। मैं अपना वही सर पकड़कर बैठ गई कि अब क्या होगा। मैं और मेरी माँ नेहा के कमरे में चले गए। मेरी माँ उससे प्यार से कहने लगी थी, नेहा बेटा आज मैं और तुम कहीं बाहर चलते हैं और घूम कर आते हैं, क्योंकि मेरे मन में तो यही विचार था कि मैं इसे लेकर जाऊं और अबॉर्शन करवा दूं, और मैंने ऐसा ही किया। मैं उसे अच्छे अस्पताल में लेकर गई और लेडीज़ डॉक्टर से सब कुछ बता दिया। उसने भी मेरी मदद की और उसने उसका अबॉर्शन कर दिया। और मैंने पहले ही लेडी डॉक्टर को बता दिया कि ये सब कुछ उसे ना पता चले। जब नेहा को होश आया तो पूछने लगी कि मासी मुझे क्या हुआ था। मैं उसे कहने लगी कि तुम खाती पीती नहीं थी ठीक से, इसीलिए तुम्हें हल्का सा चक्कर आ गया था, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आई हूँ। अब तुम बिल्कुल ठीक हो और घर वापस चलो। मैं उसे घर लेकर आई। अब बस मेरे मन में ही ख्याल था कि मैं उसका कोई अच्छे से रिश्ता देखकर उसकी शादी कर दूं। मैंने अपने रिश्तेदार में भी इधर उधर फैला दी थी कि कोई भी अच्छा लड़का हो तो मुझे बता दे, मुझे अपनी नेहा बेटी की शादी करनी है। तभी 20 से 24 दिन ही हुआ था कि मेरे पड़ोस के ही एक औरत मेरे पास आई और कहने लगी कि मेरे रिश्तेदार में एक लड़का है जो बहुत ही अच्छा है, उसने तुम्हारी बेटी नेहा को भी देखा है। वे खुद मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे यहाँ आकर बात करूँ कि वे तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता है। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई कि मेरी बेटी की शादी एक बहुत ही अमीर ख़ानदान में हो जाएगी। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी बेटी का रिश्ता उधर से खुद आया है। जिस दिन मैं अपनी बेटी को लेकर अस्पताल जा रही थी, रास्ते में उसने मेरी बेटी नेहा को देख लिया था। उसी दिन से उसने पता किया कि ये लड़की किसके घर की है। जब उसे पता चला कि वे मेरी बेटी है, उसने फ़ौरन से नेहा के लिए रिश्ता भिजवा दिया। अब हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। जब मेरा बेटा आया तो मैं उसे भी बताऊंगी नेहा की शादी पक्की हो गई है। मेरा बेटा भी बहुत ज़्यादा खुश हो गया। अब नेहा के पास गए और उससे कहने लगे कि तुम्हें ये लड़का पसंद है। तो कहने लगी कि मासी आप मेरी माँ समान हो, आप जहाँ चाहो वहाँ मेरा रिश्ता पक्का कर सकती हो, मैं खुशी खुशी शादी कर लूँगी। मेरे मम्मी पापा के देहांत के बाद आप ही तो हो सब, आप जो कहेंगी मेरे लिए अच्छा ही कहेंगी। नेहा ने मुंह से ऐसी बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और मेरा बेटा मेरे पास आया और कहने लगा कि माँ आप फिक्र ना करें, मैं सारी तैयारियां कर दूंगा। मेरे घर पर शादी की चहल पहल होने लगी थी। मेरी बहन नेहा भी दुल्हन बन बैठी थी। मैं उसके पास गया, सर पर अपना हाथ फेरा और मेरी आंखों में आंसू भी आ गए। नेहा भी मेरी आंखों में आंसू देखकर रोने लगी। मैंने उसे कहा कि पगली तू क्यों रो रही है, तुझे तो एक ना एक दिन ये से जाना ही था। हम दोनों गले लगकर रोने लगे। उसके बाद मैं समझाते हुए कमरे से बाहर निकल गया। थोड़ी देर के बाद बारात आ गई और मेरी बहन की शादी भी हो गई और अपने ससुराल चली गई। फिर कुछ दिन के बाद नेहा के घर से कॉल आया और वे कॉल मेरी माँ ने उठाया और जैसे उधर से आवाज़ आई और मेरी माँ चक्कर खाकर गिर गई। मैं तुरंत भागता हुआ माँ के पास गया और पूछने लगा कि माँ ऐसा कौन सी बात हो गई जो आप इस तरीके से ज़मीन पर गिर गईं। मेरी माँ घबराती हुई वहीं पास की सोफ़े पर बैठ गई और मैं जल्दी से एक गिलास पानी लेकर आया और माँ को पिलाने लगा और पूछने लगा कि माँ बताओ आखिर ऐसा क्या हुआ है जो आप इतना परेशान हैं। कहीं मेरी माँ की हालत ऐसी थी कि वे कुछ कह नहीं पा रही थी।
फिर मैंने माँ से कहा आप रिलैक्स हो जाओ, फिर उसके बाद बताओ आखिर क्या बात है। फिर मेरी माँ थोड़ी देर के बाद कहने लगी कि बेटा नेहा के घर से कॉल आया था और वे लोग कह रहे थे कि नेहा को घर से निकाल देंगे, उसे तलाक दे देंगे। उन्हें पता नहीं कहाँ से सारी बातें पता चल चुकी हैं कि नेहा पहले से ही प्रेग्नेंट थी। अब हम दोनों और माँ बेटे फ़ौरन नेहा के ससुराल चले गए और वहाँ जाकर जो मेरे नज़र के सामने था वे सब मुझे हैरान कर देने वाला था। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि बीता पल भी हम लोगों के सामने आकर खड़ा हो जाएगा, लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि जब मैं उस औरत को देखा तो मेरे होश उड़ गए। आखिर ये औरत इस घर में मेरी बहन के ससुराल में क्या कर रही थी? कहीं इसने ही तो नहीं कुछ गड़बड़ कर दिया है और बीते हुए पल के सारी सच्चाई इस घर में फैला दी हो। जब आगे से आवाज़ आई, बेटे तुम्हें यही घर मिला था अपने घर के पाप बे मेरे भतीजे के ऊपर डालने को। अब मैं उसके आगे हाथ जोड़ दिया और कहने लगे कि प्लीज़ भगवान के लिए चुप हो जाओ, नहीं तो मेरी बहन की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन वे औरत कहाँ मानने वाली थी। उसने तो पूरे घर को इकट्ठा करके खड़ी थी और सबसे सब कुछ सच सच पहले से ही बता चुकी थी। अब मेरी बहन मेरे पास आई और कहने लगी कि दीपक भैया ये सब लोग क्या कह रहे हैं कि बदचलन औरत हूँ, आखिर मेरे साथ ऐसा क्या हुआ है? ये लोग मेरे ऊपर इल्ज़ाम पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, मुझे बहुत बुरा भला कह रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ है? कोई मुझे सच सच बताओ। अब मैं सबसे पहले सबके सामने हाथ जोड़ दिया और सारी सच्चाई बताने लगा कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ है। अब सारी सच्चाई सबको पता चल चुकी है और जो औरत मेरी बहन को बचाई थी वही औरत मेरी बहन की बुआ थी। अब मेरी माँ सबके सामने हाथ जोड़े सबसे माफ़ी मांगने लगी और कहने लगी कि हालात से मजबूर होकर बिना कुछ कहे बिना कुछ बताए हमने ये रिश्ता आप लोगों के घर में कर दिया। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन ये गलती की सज़ा मेरी बेटी को मत दो। ये तो बेचारी है, इसी तो खुद नहीं पता कि इसके साथ क्या हुआ था। उस टाइम तो इसकी दिमागी हालत भी ठीक नहीं थी। इस बेचारी को तो ये भी नहीं पता कि इसके साथ क्या हुआ है। मेरी बेटी मेरे पास आई और पूछने लगी कि मासी माँ आखिर क्या हुआ था मेरे साथ? जो ये लोग मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है? प्लीज़ आप मुझे सच सच बता दीजिए। मेरी माँ मुझे कहने लगी जब तू 18 साल की थी और अपने भाई के साथ घूमने गई थी तब वहाँ से तुम कहीं और दूसरे तरफ चली गई और फिर अचानक से तुझे कुछ लड़कों ने पकड़ लिया और तेरे साथ कुछ गलत हरकत कर दिया। ये सब सुनकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। आखिर ये सब कुछ क्या हुआ? तो वहीं मेरे पति की जो बुआ थी वही मुझे बचा कर लाई थी। अब 4 से 5 लड़कों ने मेरे साथ कुछ गलत कर दिया था। अब तो सारी सच्चाई मेरे सामने आ गई थी। अब मैं किसी को अपना शकल भी दिखाने के काबिल नहीं थी, लेकिन फिर भी हिम्मत करके एक बार अपने पति के पास गई और उनसे कहने लगी कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे कुछ नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हुआ है। अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं ये शादी हरगिज़ नहीं करती। अगर करती भी तो सबसे पहले मैं सारी बात बता देती, उसके बाद ही जो होता सो होता। लेकिन मेरा पति तो चिल्लाता हुआ कहने लगा कि तुम मेरे नज़रों से सामने से दूर हो जाओ, तुम्हारी मुझे शक्ल भी नहीं देखनी। अब मैं कैसे अपने पति से दूर चली जाऊं, क्योंकि मैं फिर से प्रेग्नेंट हो चुकी थी। लेकिन फिर भी मैं क्या कर सकती थी? मेरे ससुराल के लोगों मेरी एक ना सुनी और मैं अपनी मासी और भाई के साथ घर से जाने लगी। फिर अचानक से पीछे से आवाज़ आई, नेहा रुक जाओ। अपने पति की मुझे ऐसी बातें सुनकर मेरा दिल तो बैठ गया। मेरे पति मेरे पास आए और कहने लगे कि नेहा मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हें इस तरीके से जाने के लिए नहीं कहना चाहिए था। लेकिन तुम खुद बताओ, जब अचानक से कोई इंसान इतना बड़ा सच सुनेगा तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि तुम तो उस टाइम बहुत मासूम थी और तुम्हारे दिमाग की हालत भी ठीक नहीं थी। लेकिन मुझे उन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें दिल से अपना पत्नी मानता हूँ। अब मैं अपने पति पर गिर गई और रोने लगी। मेरे पति मुझे उठाकर अपने सीने से लगाए और कहने लगे कि मुझे तुमसे कोई गिला शिकवा नहीं है। मैं और मेरे पति बुआ के पास गए और उनसे भी कहने लगे कि बुआ मुझे माफ़ कर दो, मुझे इन सब के बारे में कुछ नहीं पता था। मेरे पति भी कहने लगे कि हाँ बुआ, जो हुआ अब हम बीते हुए बातों को भूलकर एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं। मेरी बुआ भी आशीर्वाद देते हुए कहने लगी कि तुम लोग हमेशा खुश रहो, आबाद रहो। अब मेरी मासी माँ और मेरे भैया दोनों लोग अपने घर चले गए और मैं अपने ससुराल में खुश